that we are going to cover today is the second session of respiratory system. आप लोग already first session जो है वो cover कर चुके हैं with Dr. Hamad, and now we will be covering few topics. और इन टॉपिक्स में जैसा कि डॉक्टर हमाद ने भी आपको बताया होगा इन डिटेल कि किस तरीके से आपने अप्रोच करना होता है कि दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका सिनेरियो किस तरीके से आएगा. आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस अंदाज में उस सिनेरियो को पिक करना है, उसकी इन्वेस्टिगेशंस कौन सी होंगी और अल्टीमेटली उसकी कॉम्प्लिकेशंस और ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए. ठीक है. और इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ इसमें ये आ जाती है कि नेल्सन को पढ़ने का जो तरीक़ेकार है, ठीक है, वो भी आपको जो है ना इन डिटेल फर्स्ट सेशन में गाइड किया गया था कि किस तरीके से आपने नेल्सन को पढ़ना है. So I'm going to start with the topic of sinusitis first. Sinusitis जो है basically हम सबको पता है obviously कि there are few airfill spaces, ठीक है, within the skull and cranium जो basically airfill cavities होती हैं that are involved in the production of voice. ठीक है. और ये basically resonance provide कर रही होती है voice को. और साइनसेस जो है इम्पॉर्टेंट तरीन बात साइनसेस के बारे में आपको पता होनी चाहिए ऑब्वियसली कि चार साइनसेस हैं, हम सबको पता है. एक फ्रंटल साइनस होता है, एक एथमॉइड साइनस होता है, स्फेनॉइड होता है और मैक्सिलरी साइनस. ये इनकी लोकेशंस हैं दैट आर बेसिकली मार्क्ड एज अ सरफेस मार्किंग ऑन दिस फिगर. लेकिन जब हम सीड्स की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से साइनसेस जो हैं वो एट बर्थ प्रेजेंट होते हैं, कौन से साइनसेस जो हैं वो न्यूमेटाइज्ड होते हैं बर्थ पे, यानी कि कौन से साइनसेस में ऑलरेडी एयर फिल्ड होती है और वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं. और उसी हिसाब से आप फिर पिक करते हैं कि उसको जो बच्चे को अगर साइनसाइटिस हुआ है दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस म्यूकोसा. ठीक है. तो वो कब हुआ है, किस साइनस का हुआ है, वो तभी आप पिक कर सकते हैं कि अगर आपको पता होगा कि वाकईतन कौन से साइनसेस जो हैं वो उस टाइम पे न्यूमेटाइज्ड है. ठीक है. तो सबसे पहली बात आ जाती है कि ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड और आपको पता होना चाहिए कि साइनसेस दैट आर प्रेजेंट एट बर्थ are ethmoid and maxillary sinus. ठीक है. लेकिन जो न्यूमेटाइज्ड होते हैं एट बर्थ यानी कि जिनमें एयर फिल्ड होती है दैट इज ओनली एथमोइड. ठीक है. जो मैक्सिलरी है इट इज न्यूमेटाइज्ड at the age of 4 years. ठीक है. इसके बाद जो आपके बाकी दो साइनसेस रह गए हैं, ठीक है, वो आपको पता है कि आपके रह गए हैं की बाकी साइनसेस हैं उसमें आपके फ्रंटल और स्फेनॉइडल रह गए. इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्रंटल साइनस होता है इट स्टार्ट्स डेवलपिंग एट द एज ऑफ 8 years. ठीक है. और ये एडोलेसेंस तक कंप्लीटली डेवलप हो जाता है. अब अगर आपके पास एक बच्चा आता है, ठीक है, विद फीचर्स ऑफ साइनसाइटिस जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसकी एज के हिसाब से आपने बताना हो कि कौन सा साइनसाइटिस है, आप वो किस तरीके से बताएंगे. ऑब्वियसली ठीक है 4 years से अगर कम है एज बच्चे की तो कौन सा साइनसाइटिस उसमें हो सकता है. उसमें सिर्फ और सिर्फ एथमोइडल साइनसाइटिस हो सकता है क्योंकि सिर्फ वो न्यूमेटाइज्ड है. ऐसे ही है. ठीक है. 4 to 8 years की अगर एज है उसकी, ठीक है, तो उसमें मैक्सिलरी और एथमोइड दोनों न्यूमेटाइज्ड होंगे.
तो ये दोनों साइनसाइटिस उसमें हो सकती है, ठीक है। और अगर 8 years एंड अबव है तो फिर उसमें आप फ्रंटल भी ऐड। ये बात क्लियर हुई है सबको? क्लियर हो गई। ठीक है। अब नेक्स्ट बात जो इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो ये है कि आपको इसके प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस पता होनी चाहिए, इसकी इटियोलॉजी पता होनी चाहिए। इटियोलॉजी जितने भी आपकी ईएनटी रिलेटेड डिजीजेस होंगी, ठीक है, उसमें एक सिंपल निमोनिक है जो आप याद रख सकते हैं, स्पेशली पीड्स में, पीड्स म्यूट कर रहे हैं SHM, शेम के नाम से याद रखिए। एस से आ जाता है द मोस्ट कॉमन इटियोलॉजिकल फैक्टर इन साइनसाइटिस, या सारे मोस्टली जो ईएनटी इंफेक्शंस होती हैं बच्चों में, दैट इज स्ट्रेप न्यूमो। सेकंड पे आ जाता आपका H इन्फ्लुएंजा टाइप बी, और M से आ जाता आपका मोरेक्सेला कैटरेला, ठीक है। अब सॉरी डॉक्टर अहमद, इसको दोबारा रिपीट कीजिएगा। इसको दोबारा रिपीट कीजिए। SHM आप किस? SHM अच्छा, इटियोलॉजी है ये ना। आप पहले शोर बहुत आ रहा था, समझ नहीं आ रही, अभी ठीक है। ठीक है, ओके। तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और मोरेक्सेला कैटरेला, ठीक है। इसमें ज्यादा कॉमन ये दो हैं। These two make up almost 60 to 70% of the etiological pattern of sinusitis, ठीक है। उसके बाद मोरेक्सेला कैटरेला, एक तो ये बात पता होनी चाहिए। दूसरी, इसमें आपको प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस पता होनी चाहिए। अब प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस आपके सिनेरियो में जिस तरीके से आती हैं वो मैं आपको आगे जाके कम्युनिकेट कर दूं। प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस में आपके आ जाते हैं नेजल पोलिप्स, वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। एलर्जिक राइनाइटिस आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा टोबैको स्मोक एक्सपोजर आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अब जो बाकी चीजें हैं वो आपने कुछ पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की हैं, जिसमें सिस्टिक, ठीक है, जिसमें आपका प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया आ सकता है, जिसको इन डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ये तो हैं कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जो हैं, ठीक है, वो आपके आ जाते हैं जिसमें आपके एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लेफ्ट लिप हो गया, क्लेफ्ट पैलेट हो गया, ठीक है। इम्यूनो डेफिशिएंसी आ सकती है, ठीक है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज है कि गर्ड जो है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑफ साइनसाइटिस। और साइनसाइटिस प्रेजेंट कैसे करते हैं कि आपके पास एक बच्चा आएगा, बेसिकली उसमें कोई भी इनमें प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है कि एक बच्चा आपके पास आएगा, उसको जो है ना वो रिपीटेड एलर्जीज हैं, उसके नेजल पोलिप है, या उसकी गर्ड की हिस्ट्री है कि वो बार बार जो है क्या कहते हैं उसका मिल्क जो है, ठीक है, वो बार बार बाहर थ्रू आउट करता है, ठीक है, या आगे डिटेल में जीआईटी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। या फिर उसको क्रॉनिक डायरिया चल रहा है, ठीक है, या फिर उसको क्या कहते हैं अभी कोई उसको वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुई है, उसके घर वालों को भी इन्फेक्शन थी, और अब वो आपके पास आया है विद, अब ये सारे आपके आ जाते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स ऑफ साइनसाइटिस। हाई ग्रेड फीवर with cough, with nasal congestion,
प्यूरिनेंट नेजल डिस्चार्ज। अब जो प्यूरिनेंट नेजल डिस्चार्ज जो है, ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इफ द नेजल डिस्चार्ज इज यूनिलैटरल, तो फिर आप क्या सोचेंगे? प्लीज कोई बताएगा? Someone? If the nasal discharge is unilateral, you will think of foreign body. इस केस में प्यूरिनेंट नेजल डिस्चार्ज हो सकता है, बट इट विल बी बायलैटरल, ठीक है। और साथ जब आप एग्जामिनेशन करेंगे, देयर विल बी एरिदीमा एंड स्वेलिंग ऑफ नेजल म्यूकोसा। ये बात क्लियर है कि जो इसका क्लिनिकल स्पेक्ट्रम होगा वो इस तरीके से आएगा कि उससे पहले उसको कोई ना कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होगा और उसके बाद क्लिनिकल फाइंडिंग्स वाली जो चीजें आएंगी वो आएंगी। इसके साथ साथ जो 2-3 चीजें और इसमें आपके ज़हन में होनी चाहिए जो इसमें हो सकती हैं, दैट इंक्लूड हाइपोस्मिया। हाइपोस्मिया का मतलब है कि डिक्रीज सेंसेशन ऑफ स्मेल, ठीक है। हैलिटोसिस, हैलिटोसिस का मतलब है कि बैड ब्रेथ, गंदी सी बदबू आती है, ठीक है, फ्रॉम द ब्रेथ। एंड थर्ड थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें डे टाइम कफ होती है। क्लियर? क्लियर हुआ है तो बताएं प्लीज, फिर मैं आगे जाऊँ। क्लियर। नेक्स्ट थिंग जो आपको इसमें पता होनी चाहिए वो ये है, इसके 3 फेजेस होते हैं जो आपको डिवीजन आपको पता होनी चाहिए। एक होता है एक्यूट साइनसाइटिस, एक होता है सब एक्यूट साइनसाइटिस, और एक होता है क्रॉनिक साइनसाइटिस। जो एक्यूट साइनसाइटिस है, इट इज बेसिकली लेस देन 30 डेज। सब एक्यूट हम तब कहते हैं when the signs and symptoms persist from 1 to 3 months, और chronic कहते हैं जब symptoms persist more than 90 days या 3 months। ये भी आपको पता होना चाहिए। Investigations obviously हम सबको पता है कि when you are suspecting a sinusitis, ठीक है, तो आप obviously बहुत investigations करवाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड है जिससे हम पिक करते हैं साइनसाइटिस, दैट इज सीटी, ठीक है। सीटी साइनस करवाते हैं, ठीक है। जब सीटी स्कैन करवाते हैं उसमें आपको स्पेसिफिकेशन मिलती है, म्यूकोजल थिकनिंग मिलती है, एयर फ्लूइड लेवल मिल सकता है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज है कि सीटी जब करवाते भी हैं, वी कैन नॉट डिटरमिन, ठीक है, कि वो जो साइनसाइटिस हुआ है उस बच्चे को वो बैक्टीरियल है, वो वायरल है, वो एलर्जिक है। आप इस चीज से पिक नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए ऑब्वियसली जो करना चाहिए वो तो है कि आप करें साइनस एस्पिरेट का सीएस करें, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, उसमें आ सकता है। आप साथ ही साथ जो है वो जो वायरल स्कैन होता है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रांस इल्यूमिनेट, ये सारी इसकी इन्वेस्टिगेशंस हैं। ट्रांस इल्यूमिनेशन, साइनस एस्पिरेट सीएस, ठीक है, और इसके अलावा आप वायरल प्रोफाइल भेज सकते हैं।
क्लियर? लेकिन अगर कोई पूछ द गोल्ड स्टैंडर्ड तो फिर सीटी साइनस होगा। क्लियर है ये बात? क्लिनिकली वी डू नॉट परफॉर्म एनी ऑफ दीज, ठीक है। 90% ऑफ टाइम्स आपका डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है और आप जैसे ही उसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं 7 डेज to 10 डेज में वो रिजॉल्व भी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ साइनसाइटिस। अब इसमें जो आपको पता होना चाहिए कि जो इसमें जो फर्स्ट लाइन आप देते हैं दैट इज ऑलवेज एमॉक्सिसिलिन, ठीक है, और ये आपने देनी होती है फॉर 7 डेज। लेकिन साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसमें व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ एमॉक्सिसिलिन, ठीक है, में ही देनी होती है आपने। ऑल्टरनेटिव जो है इसका अगर नहीं अवेलेबल या एलर्जी वगैरह है तो आप फिर लीवोफ्लॉक्सिसिन देते हैं, ठीक है। दीज इन प्रीवियस एमसीक्यूज एज वेल, ठीक है। एजेथ्रो हो गई, फेरेथ्रो हो गई, सेप्ट्रॉन हो गई, ये चीजें इंडिकेटेड नहीं है इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनसाइटिस। साइनसाइटिस के लिए एमॉक्सिसिलिन और अगर वो अवेलेबल नहीं तो लीवोफ्लॉक्सिसिन। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट चीज जो इसमें पता होनी चाहिए आपको वो है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ साइनसाइटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कॉम्प्लिकेशंस में, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो सबसे डेंजरस साइनसाइटिस है ना, सबसे डेंजरस, ठीक है, वो है आपका फ्रंटल साइनसाइटिस। फ्रंटल साइनसाइटिस जो है ये वाला, फ्रंटल साइनसाइटिस ने बहुत से इश्यूज क्रिएट करने हैं। मैं आपको इधर ही इसी कॉम्प्लिकेशंस पहले बताता हूँ, फिर मैं उनकी डिटेल में जाऊंगा। देखिए, फ्रंटल साइनसाइटिस की वजह से एक तो क्या कहते हैं आपका ऑर्बिट इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, जब वो नीचे को जो है ना वो एक्सटेंड करेगा, ऑर्बिट इन्वॉल्व करेगा एंड इट कैन लीड टू ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। क्लियर है? ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में क्या होगा, प्रोप्टोसिस होगी, ठीक है, इमोसिस होगी, विजन कम हो सकता है और आई की पेन होगी ऑब्वियसली, ठीक है। इसमें भी ऑब्वियसली आप सीटी करवाएंगे जिससे आप कंफर्म करेंगे, और इसमें भी ट्रीट आपने आईवी एंटीबायोटिक से ही करना है। क्लियर है? लेकिन अगर आपने ड्रेन करना है इसको, जो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है, तो आप इसको ड्रेन करेंगे फ्रॉम, बताइए, एथमोइड साइड, ठीक है। फ्रंटल साइनसाइटिस की एक्सटेंशन की वजह से आपका ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है, और अगर आपने ड्रेन करना है देन यू विल यूज द एथमोइड साइनस टू ड्रेन द पस और ड्रेन द सिक्रीशंस, और साथ आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे। क्लियर है ये बात? जी। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि देयर कैन बी पेरी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस अराउंड द ग्लोब, अराउंड द ऑर्बिट, ठीक है, उसमें सिंपल जो है वो एरिथीमा होगा। नंबर 3 क्या चीज हो सकती है फ्रंटल साइनसाइटिस की वजह से, कि जो फ्रंटल बोन है, ठीक है, उसके अंदर ऑब्वियसली वहां पे आपका ऑस्टियोमिलाइटिस हो सकता है, जिसको हम कहते हैं पॉट पफी ट्यूमर। इसको मैं एंड पे डिस्कस करूंगा क्योंकि ये आगे भी एक दफा जिक्र आएगा, ठीक है। ऑस्टियोमिलाइटिस ऑफ द फ्रंटल बोन, जिसको कहते हैं पॉट पफी ट्यूमर, मैं अभी आगे लिख भी दे दूं ये सारी चीजें, ठीक है। 2 दफा आप नीचे आए, एक आपने बोन को इन्वॉल्व किया, और चौथी चीज क्या होगी कि आप यही फ्रंटल साइनस की इंफेक्शन को अंदर ब्रेन की तरफ लेके जाएंगे। इसका इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन हो सकती है, जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है, ब्रेन एब्सेस हो सकता है, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है। इन केस इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन इसकी हो गई है फ्रंटल साइनसाइटिस की,
और ब्रेन एब्सेस, कैवर्नस एनस थ्रोम्बोसिस वगैरह सेट इन हो गया है, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू स्विच टू आईवी एंटीबायोटिक, जिसमें जो फर्स्ट लाइन है दैट इज सेफ्ट्रेक्सोन एंड वेंकोमाइसिन। मैं भी आगे लिखता हूँ। और लास्ट चीज जो है वो ये है कि फ्रंटल साइनसाइटिस में जो फ्रंटल साइनस है इसके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी लीजन बन जाती है, जिसको हम कहते हैं जो म्यूकोसील बन जाती है। म्यूकोसील की वजह से, ठीक है, प्रोप्टोसिस होगी और डिप्लोपिया होगा, विजन के इश्यूज आएंगे। तो कहने का मकसद ये है इसमें कि अगर मैं कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं, ठीक है, तो अगर आपके ज़हन में वो तस्वीर है तो आप सारी कॉम्प्लिकेशंस इजीली याद रख सकते हैं। नंबर 1 इज ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, नंबर 2 इज पेरीऑर्बिटल cellulitis, number 3 is osteomyelitis of frontal bone, जिसको मैंने आपको बताया पॉट पफी ट्यूमर कहते हैं। तो ये नॉक करके नहीं आता है। नंबर 4 है आपका, मैं गया हूँ तो पूछ रहा था। नंबर 4 है आपका इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन, एंड नंबर 5 है म्यूकोसी। क्लियर है ये बात? इसमें कोई कंफ्यूजन? क्लियर है। The last thing that we're going to discuss in sinusitis is the prevention of sinusitis. अब अगर कोई कहता है कि what is the most important method to reduce sinusitis in a population, तो prevention में सबसे पहले आएगी आपकी हैंड वॉशिंग, ठीक है। इसके अलावा देयर इज ईयरली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो आप लगवा सकते हैं, ताकि आपको वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो ही ना, ठीक है। और लास्ट चीज जो है, ठीक है, यू कैन ऑल्सो गिव एंटीवायरल लाइक ओजेल्टेमिविर या फिर नेमाविर। तो अगर मैं पूरे रिव्यू करना चाहूँ पीठ से, ठीक है, उसमें आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो ये है कि ऑब्वियसली देयर आर 4 साइनसेस, फ्रंटल, एथमॉइड, स्फेनॉइड एंड मैक्सिलरी। बर्थ पे एथमॉइड और मैक्सिलरी होते हैं, लेकिन न्यूमेटाइज सिर्फ एथमॉइड होता है। मैक्सिलरी 4 ईयर्स पे जाके न्यूमेटाइज होता है, और फ्रंटल जो है वो 8 ईयर्स पे जाके जो है ना वो डेवलपमेंट उसकी शुरू होती है, ठीक है। तो अगर एक बच्चा जो है वो बर्थ के और 4 ईयर्स के बीच में आता है, देन यू विल थिंक कि देयर इज एथमॉइडल साइनसाइटिस, ठीक है। 4 और 8 ईयर्स के बीच में आता है तो एथमॉइडल और मैक्सिलरी भी हो सकता है, और 8 ईयर्स के ऊपर आता है तो उसमें आप फ्रंटल भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। इटियोलॉजी की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें जो मैंने आपको एक निमोनिक बताया, शेम, SHM से याद रखना, स्ट्रेप न्यूमो, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी और मोनोक्सिला कैटारेलिस, ठीक है, ये आपके 3 आ जाते हैं। और इसमें आपको प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स पता होने चाहिए, जिसमें नेजल पॉलिप्स, वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आ जाती हैं, एलर्जिक कॉजेज आ जाते हैं, टोबैको स्मोक एक्सपोजर आ जाता है, सेकंड हैंड स्मोक एक्सपोजर भी आ सकते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस, प्राइमरी डिस्किनेसिया, और उसके अलावा आपके जो है ना दूसरी चीज़ें आ जाती हैं जो डायरेक्टली कुछ बच्चे से रिलेटेड होती है, जिसमें एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स जैसे क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट आ जाता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी आ जाती है, गर्ड आ जाता है, ठीक है। अब आपका कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो और उसके बाद फिर क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऐसी आ जाए कि जैसे बच्चे को हाई ग्रेड फीवर है, नेजल कंजेशन है, पिरुलेंट बायलैटरल नेजल डिस्चार्ज हो, और एग्जामिनेशन पे स्वेलिंग ऑफ म्यूकोजा हो, ठीक है। और इसके अलावा हाइपोस्मिया यानी कि डिक्रीज सेंसेशन ऑफ स्मेल, ऑब्वियसली ये तो नहीं बच्चे बता सकते ऑब्वियसली, बट यू कैन कैच हेलिटोसिस दैट इज बैड ब्रेथ एंड डे टाइम कफ। इसकी बेस पे आप उसको क्लिनिकली भी डायग्नोज कर सकते हैं। एक्यूट साइनसाइटिस इज साइनसाइटिस दैट इज लेस देन 30 डेज, ठीक है। अब एक्यूट 1 to 3 months में सिम्टम्स होते हैं अगर, और क्रॉनिक जो है अगर सिम्टम्स रेजिस्ट करते हैं मोर देन 90 डेज तो क्रॉनिक साइनसाइटिस होता है।
आप इसकी इन्वेस्टिगेशन में ऑब्वियसली सीटी स्कैन करवाते हैं, दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसमें आपको स्पेसिफिकेशन, म्यूकोजल थिकनिंग और एयर फ्लूइड लेवल्स देखते हैं। लेकिन ऑब्वियसली उससे आपको ये नहीं पता लग सकता कि ये एलर्जिक है, ये वायरल है, ये फंगल है, ये बैक्टीरियल है, ठीक है। तो आप साइनस एस्पिरेट CS भेज सकते हैं। बाकी ट्रांस इल्यूमिनेशन कहते हैं, दैट इज नॉट रूटीनली प्रैक्टिस वैसे। ट्रीटमेंट में अमोक्सिसिलिन देते हैं फॉर 7 डेज, लेकिन ऑल्टरनेटिवली यू कैन यूज लीवोफ्लॉक्सासिन। कॉम्प्लिकेशंस हमने इन डिटेल डिस्कस की हैं। फ्रंटल साइनस को ज़हन में रख के अगर याद रखेंगे देन यू विल रिमेंबर दीज कॉम्प्लिकेशंस विद ईज, ठीक है, जिसमें आपकी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस आ जाता है, पेरी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस आ जाता है, फ्रंटल बोन का ऑस्टियोमाइलाइटिस आ जाता है, इंट्राक्रैनियल एक्सटेंशन आ जाती है जिसमें आपके एपिड्यूरल एब्सेस आ जाते हैं, मेनिंजाइटिस आ जाता है, ब्रेन एब्सेस आ जाता है, ठीक है, और म्यूकोसील आ जाती है। और प्रिवेंशन में हैंड वॉशिंग, ईयरली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एंड ओसेल्टामिविर एंड ज़नामिविर। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चंस यहाँ तक हैं तो बताइए। जी क्लियर है, आगे चलें। परफेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है उससे पहले मैं आपको पॉट पफी ट्यूमर दिखा देता हूँ। दिस इज पॉट पफी ट्यूमर, ठीक है, जिसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है फ्रंटल बोन का विद फ्रंटल ब्रेक थ्रू। इसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है फोरहेड पे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है।